नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 19 अगस्त यानी कि आज का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया था, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, यह पुस्तक कैलाश सत्यार्थी जी की है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी हैं। इस पुस्तक का लोकार्पण भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने किया है, याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिएगा, दीपक मिश्रा भारत के पूर्व सीजेआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न था, विंध्याचल पर्वत निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो दोस्तों, विंध्याचल पर्वत ऑप्शन में दिया गया था मध्य प्रदेश एवं गुजरात। तो दोस्तों याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रदेशों में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैली हुई इस पर्वत के भूभागों को हारनेर के पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच नर्मदा घाटी और नर्मदा नदी प्रवाह करती है। अगला प्रश्न था, टीबी के रोग के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो दोस्तों, टीबी के रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का पूर्ण रूप होता है बैसिलस कैलीमेट गोएरिन। भारत में चिकित्सीय रूप से मान्यता प्राप्त एकमात्र टीका बीसीजी है, जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस नामक जीवाणु का कमजोर रूप है, जिससे भारत में जन्म के समय शिशुओं को लगाया जाता है। यह शिशुओं को टीबी जैसे संक्रमण रोगों से बचाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, बिहू नृत्य का संबंध कहां से है या किस राज्य से है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब था असम। बिहू भारत के असम राज्य का एक लोक नृत्य है, जिसे पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह फुर्तीली नृत्य मुद्राओं वाला एक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, किस वर्ष भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और याद रखिएगा, वर्ष 1911 को राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1911 तक ब्रिटिश राज्य के दौरान कोलकाता भारत की राजधानी थी। 1772 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश राज्य की राजधानी रही है। 1912 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक कोलकाता पूरे बंगाल की राजधानी रही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया था, याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 के शाही दरबार में चरमोत्सव पर राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, इनका नाम काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि किसने बदली थी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली? तो किंग जॉर्ज पंचम ने। 1931 की शुरुआत में वायसराय सरकार और सांसद के आवास वाले भवनों का उद्घाटन किया गया था 1931 में। अगला प्रश्न था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय होता है। और याद रखिएगा, 1857 में चार्ल्स जॉन कैनिंग भारत के वायसराय थे। 1857 की क्रांति मेरठ छावनी से प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा, अगर भारत में पूछा जाए। और अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में कहां से शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा, नीमच छावनी से। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। 1856 से 1860 तक रहे। 1858 में वे भारत के पहले वायसराय बने। उन्हें विस्काउट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। उन्होंने भारत में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में 3 आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न था, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है, तो पोंगल के तीसरे दिन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे मट्टू पोंगल कहा जाता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को कन्नुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारतीयों द्वारा हिंदू फसलीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। फसलीय त्योहार वह होते हैं जब फसल आने की खुशी में मनाए जाते हैं। हिंदू सूर्य देवता को समर्पित त्योहार है और यह मकर संक्रांति से मेल खाता है। भारत के कई क्षेत्रीय नामों के तहत मनाए जाने वाला फसल त्योहार है। पोंगल के पहले दिन को भोगी कहा जाता है, याद रखिएगा। पोंगल के दूसरे दिन को थाई पोंगल कहा जाता है। और एक दिन के एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि थाई पोंगल कहां मनाया जाता है?
या थाई पोंगल का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य से। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है एवं पोंगल के चौथे दिन को कन्नूम पोंगल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और यह भी काफी ध्यान से याद रखिएगा कि पोंगल 4 दिवसीय त्योहार है। हो सकता है किसी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए पोंगल कितने दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न था आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 से सम्मानित किया गया है। एमएस धोनी ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 जीता है। अगला प्रश्न था भारत के किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस किया, तमिलनाडु राज्य में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। पोंगल तमिल फसल का त्योहार है जो जनवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न था लाल सलाम उपन्यास किसने लिखा है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी का उपन्यास है यह, याद रखिएगा। लाल सलाम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उपन्यास लाल सलाम की लेखिका हैं। यह उपन्यास अप्रैल 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत का वर्णन है। यह उपन्यास उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो रेड कॉरिडोर में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रेड कॉरिडोर वह होता है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होता है, फ्रंट लाइन जिसे कहते हैं। स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन में भारत दिया था जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान एक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के संस्थापक सदस्यों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही थी? तो दोस्तों 11.0% है वर्ष 2021-22 की जीडीपी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2021-22 में 10.0% रही है और नाम मात्र जीडीपी 15.4% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सरहुल त्योहार झारखंड राज्य में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड की विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। यह पर्व आदिवासी नववर्ष है और झारखंड की मुंडा एवं उरांव आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो दोस्तों यह चमोली उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह नंदा देवी शिखर के संरक्षण में स्थित है। उत्तराखंड के 3 जिलों चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर में फैला हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। रिजर्व को 2 अलग अलग जोन में बांटा गया है, कोर जोन एवं बाहरी बफर जोन। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और फूलों की घाटी दोनों प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों यह मेवाती घराने से संबंधित है। रतन मोहन शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय गायक है जो मेवाती घराने से संबंधित है। आध्यात्मिक और भक्ति श्रेणियों में अब तक के सबसे लोकप्रिय एवं सबसे अधिक बिकने वाली रिकॉर्डिंग्स के कलाकारों में से एक है, याद रखिएगा रतन मोहन जी। गायत्री मंत्र जैसे उनकी ट्रेंडिंग एल्बमों की दुनिया भर में 5 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। उनके नाम 300 से अधिक बेस्ट सेलिंग एल्बम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों युद्ध के मैदान से दूर जमीन, हवाई या समुद्र पर सबसे विशिष्ट बहादुरी या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है अशोक चक्र। अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के मैदान से दूर बहादुरी, वीरता या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कोलम क्या है? तो दोस्तों कोलम एक चित्रकला का उदाहरण है या जिसे चित्रकार या लोक चित्रकला कह सकते हैं। कोलम भारतीय राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र एवं गोवा के कुछ हिस्सों की एक पारंपरिक लोक कला है। यह चित्रकला
एक रूप है, यह चित्रकला का एक रूप है जैसे पत्थर का चूर्ण, चौक का चूर्ण या चावल के आटे का उपयोग करके तैयार किया जाता है और इसे सिंथेटिक या प्राकृतिक रंग चूर्णों का उपयोग करके भरा जाता है। जिस तरह से अपने यहाँ रंगोली बनाई जाती है बिल्कुल उसी टाइप से है कोलम। अगला प्रश्न था दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एस आकार का महासागर कौन सा है। दोस्तों कल के ही एग्जाम में मैं एनालिसिस वाली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर इसका सही जवाब था। अटलांटिक महासागर यूरोप और अफ्रीका के बीच पूर्व में और अमेरिका के पश्चिम तक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इससे दोस्तों दो प्रश्न बन रहे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, अटलांटिक, और एस आकार का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था चीन का पिता या चीन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों माओ त्से तुंग को चीन का जनक कहा जाता है या चीन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न था अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति है और यह रशियन है, याद रखिएगा। 12 अप्रैल 1961 को रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गगरिन दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में गए। वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, याद रखिएगा, राकेश शर्मा जी हैं। कल्पना चावला एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी थी, पहली अमेरिकी महिला थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था खैरा रोग किसमें होता है। तो दोस्तों खैरा एक धान में होने वाला रोग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न था मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में 640 मांसपेशियां पाई जाती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अमरबेल इनमें से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों अमरबेल परजीवी का उदाहरण होता है। और दोस्तों यह प्रश्न पटवारी, वनरक्षक एवं आबकारी के तीनों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न था मनुष्यों में ध्वनि किस अंग द्वारा जनित होती है। तो दोस्तों मनुष्यों में ध्वनि लैरिंक्स द्वारा जनित होती है जिसे स्वर यंत्र भी कहा जाता है। फिर प्रश्न था ईस्ट खमीर किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ईस्ट या खमीर किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा यह फंगस यानी कि कवक का उदाहरण होता है, ईस्ट। तो दोस्तों ये थे वह सभी प्रश्न जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों अथर्व एकेडमी चैनल पर चल रही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास एवं डेली बूस्टर की क्लासेस जरूर देखिएगा, जिनसे काफी प्रश्न आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। उन वीडियोस की लिंक आपको ऊपर आई बटन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्द ही फिर मिलता हूं अपनी नई क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।